अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। उपचुनाव जोरों पर है। बार बार बता रहा हूं कि 15 राज्य हैं और 48 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है। और इन उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव भी होना है। पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का एक बड़ा प्रभाव रहेगा। एक नेता, ऐसे गद्दावर नेता की आज बात करूंगा मैं, आए और कांग्रेस को ऐसी शिकस्त दी कि कांग्रेस भी समझ नहीं पाए। कुछ लोग दिल्ली लाने गए थे कांग्रेस से, टिकट कट रही थी तो कांग्रेस से दिल्ली से अप्रोच लेकर के आए, टिकट लेकर के आए, कहा कि मैं ही हूँ उत्तर का पुत्र, मैं स्कूटी से घूमता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। पर ऐसा जुड़ाव नेता का था, ऐसा जुड़ाव था जनता से कि जनता ने बहुत खूबसूरती से चुनकर लाया, इतनी खूबसूरती से चुनकर लाया कि वो आज उत्तर के विधायक है। हमारे साथ ऐसे ही विधायक मौजूद है पुरिंदर मिश्रा जी। पुरिंदर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। नमस्कार भाई साहब। बिना लाल में बैठ के बिना देरी के सवाल पूछता हूँ। सरकार बना ली, 55 सीटों पर सरकार बना ली, उपचुनाव है दक्षिण पर, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, जिताने की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है, हारने नहीं देना है। इन जिम्मेदारियों के बीच पुरिंदर मिश्रा कैसे काम करेंगे? देखिए भाई साहब, आपने न्यूज में मुझे बुलाया 21 में, और 21 का संख्या जो है बड़ा शुभ संख्या है। मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उपचुनाव चल रहा है, रणभेरी बज चुकी है, हम दक्षिण को जीतते आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल संचालक हैं। हमारे पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट मिला है। कार्यकर्ता में जोश उमंग है। हम आज ही बैठक में नारा लगा के आए कि इस बार 1 लाख पार तो हम जीतेंगे। हमारा सीट में कोई नुकसान होगा ये मुझे भरोसा है। मुझे सिविल लाइन मंडल का प्रभारी बनाया गया है। मैं निश्चित रूप से जितने भी मंडल में काम होते हैं, चुनाव के आगे ले जाने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जो भी दायित्व होगा, जो जैसा करना पड़ेगा हम करेंगे और चुनाव हम जीत के रहेंगे। सामने नगरीय निकाय चुनाव है। 2015 में भी सरकार आपकी थी, पर महापौर कांग्रेस के थे। 2018 में भी महापौर कांग्रेस के। एक बार फिर नगरीय निकाय का चुनाव है। छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, रायपुर को, राजधानी को भाजपा की तरफ से महापौर कब मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? साफ आप बेदाग बोलने के लिए मशहूर हैं, आप सच बोलने के लिए मशहूर हैं। आप बता दीजिए इस बार क्या स्थिति है रायपुर की महापौर को लेकर? देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव अपने अनुकूल समय में होगा और इस समय हम नगरीय निकाय का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो विचार कर रही है, हमारी सरकार जो विचार कर रही है कि हम डायरेक्ट महापौर का चुनाव करेंगे और डायरेक्ट महापौर में हम सफलता को पाते हैं। बहुत आसान तरीका कांग्रेस ने चुनी थी। पुरिंदर भी यहाँ रोकूंगा मैं आपको। बहुत आसान तरीका कांग्रेस ने चुना था कि पार्षद ही महापौर चुन देंगे। आपने कठिन रास्ता चुन लिया। क्या आपको पार्षद पे भरोसा नहीं था या जनता पे भरोसा? किस पे भरोसा नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो संस्कार है, वो कठिन रास्ता का तय करते हैं। हम 1980 में हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। हम 2 सीट को लेकर के चले और हमको क्या सुनना नहीं पड़ा, अटल जी को क्या सुनना नहीं पड़ा, आडवाणी जी को क्या सुनना नहीं पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं सुनना पड़ा, हम सब सुने। और आज 70 साल विपक्ष में थे आप। 70 साल। मैं बोलता हूँ भगवान श्री राम भी 14 साल वनवास में थे, आप तो 70 साल वनवास में थे। वो सफर बताइए, वो दौड़ बताइए कि कितना कठिन था जब आपके कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाता था। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट है। देखिए, इमरजेंसी के समय अटल बिहारी को डाल दिए, लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाल दिए, बड़े नेताओं को जेल में भर दिए, जो भी गए हमेशा बीजेपी बोल रही है। तो मुझे बताइए कि वो 70 साल का जो वनवास था, वो वनवास कैसा था? वो कठिनाई भरा ये दौर 2014 से आप सरकार में है, 3 टर्म आपने पूरा कर लिया, पर जो वनवास 70 साल काटा, मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से वो दर्शक सुने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, संघर्ष का चरित्र है। हम जनता के साथ, जनता के विश्वास पे, जनता के बातों पर अडिग रहते हैं। उनका सेवा करना हमारा परम ध्येय है।
कांग्रेस कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी कुछ बोलती है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी हो, सब दुख पाए हुए लोग हैं। और जो दुख पाके आगे बढ़ता है वो आगे समय में, आगे के दौर में वो खुशी महसूस करते हुए स्वच्छंद विहार करता है। मैं आपको बता रहा था कि हमने 1980 में 2 सीट पाए थे, लोग हंस रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर हमने पूरा 303 सीट पाके पिछले सरकार में हमारी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। अभी तीसरे टर्म में भी हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो सनातन को लेकर के चल रहे हैं, वो हिंदूवादी नेता हैं। और भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को यदि विश्व मित्र बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। ये भारतवासियों के लिए आवश्यक है। मैं उस क्रम में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, विरोधी लोग हैं, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, विदेश कभी नहीं चाहेगा। विदेश में कुछ लोग हैं हमारे, कुछ मित्र भी है, कुछ दोस्त भी है, कुछ दुश्मन भी है, कभी भी नहीं चाहेगा भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के हाथों में भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व मित्र बनेगा, और सनातन की मजबूती आएगी, और देश में जनता के बीच एक सुख, समृद्धि और अपनत्व का भाव पैदा होगा, और भारत को सोने का चिड़िया कहना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल पूछूंगा मैं। 1990 का दौर था, 90 के दौर के आसपास एक बड़ा नारा दिया गया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन गया। कैसा लगता है? देखिए, एक हिंदू होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि दर्शक जाने, क्योंकि इस पर बहुत राजनीति हुई कि आपने भगवान पर राजनीति किया, आपने राम के नाम पर राजनीति किया, आप राजनीति करते हैं राम के नाम पर, बड़े आरोप लगे बीजेपी के ऊपर। मैं चाहता हूं कि वो आरोप आप धोल दे, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब दे दे कि आप लोग सिर्फ भगवान का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, या एक ऐसा लगा कि यही माध्यम है, क्योंकि कभी सेवा करनी होती है तो चुनाव लड़ना पड़ता है कि हम डायरेक्ट जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो 1990 में कैसे पता चल गया था कि यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से चल करके हम अपने भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, अपने भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, और वो दिन दूर नहीं रहेगा? देखिए अंसारी जी, मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूँ। 1952 में हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में 2 चीज क्लियर था। हम राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे। कब बनाएंगे हम डेट तय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सरकार हमारे विरोध में थी, यूपी की सरकार विरोध में थी, वातावरण विरोध था। पर हमारे मैनिफेस्टो में हम राम मंदिर का जिक्र 1952 से करते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह 370 का मुद्दा, हम जब भी चुनाव लड़े हैं हम उस मुद्दा को लेकर के चले हैं। आज भी हमारा मुद्दा था, आज भी राम मंदिर का मुद्दा था। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिला, और 22 अगस्त को हमने राम मंदिर का 500 साल का इंतजार को खत्म करते हुए प्राण प्रतिष्ठा किया, और पिछले सदन में 370 को खत्म करके हम जम्मू और कश्मीर और रायपुर और बिलासपुर का भेद को खत्म कर दिया, ताकि कहीं का आदमी कहीं भी जा सकता था। हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का आहुति दे दिया, वो शहीद हो गए कि मैं 2 झंडा, 2 निशान, 2 संविधान नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। हम उसको आज आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उसको कर दिखाया कि राम मंदिर भी हम बनाए, और 370 का भी दिए, और आने वाले समय में हम वो सब करेंगे जो भारतवासियों का कष्टकारक न हो, उनका जीवन यापन आगे सुविधाजनक हो। छत्तीसगढ़ में 14 सीटों पर थे आप। 2018 में बुरी हार मिली थी, वो हार मिली थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस कल्पना का दौर चालू हुआ, सरकार को आपने कोयला घोटाला, शराब घोटाला और आवास घोटाले में घेरना चालू कर दिया। आप घेरते घेरते आगे बढ़ते गए। आप छत्तीसगढ़ को एक नारा दिया, औ नहीं सही वो बदल करके रही वो। किसको बदल के रही वो? कोयला चोर सरकार बदल के रही वो। उसके बाद आपने दूसरा नारा लाया, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। जब चुनाव चल रहा था कैसे लगता था कि सरकार हमारी बन जाएगी, क्योंकि 70 सीट पे थे, 70 सीट पर थी कांग्रेस।
आप 14 सीट पर थे, सरकार बनाने के लिए कम से कम 31-32 सीटों की जरूरत थी, कम से कम 46 सीट चाहिए थी। इतनी सीटें बड़ी मुश्किल से आती क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से सिमटे थे। तो क्या लगता था कि जीत कैसा था, और जीत में मतारी बंधन योजना का कितना किरदार रहा, किसान योजना का कितना किरदार रहा, और ये कैसे समझना है कि 2 साल का जो बोनस हमने नहीं दिया है वो बोनस हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा, मतारी बंधन हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा। ये मास्टर स्ट्रोक खेला कैसे गया? देखिए, हम जब 3 राज्यों का गठन करने का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने लिया, कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो। उन्होंने हमको कहा था कि आप लोकसभा में हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम आपको छत्तीसगढ़ देंगे। परंतु छत्तीसगढ़ में हम पिछड़े उस समय, फिर भी उनका वादा था, भारतीय जनता पार्टी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का वादा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया, और हम आज जो नारा लगाते हैं कि हम बनाए हैं हम ही संवारेंगे, हमारा पूर्वज ने बनाया हम संवारेंगे। 5 साल में कांग्रेस ने जो जनता को धोखा दिया, झूठ बोला, फरेब किया, रक्षाबंधन के दिन बहनों का इज्जत लूट लिया, शिक्षक दिवस के दिन बहनों का इज्जत लूट लिया, आबरू लूट लिया, कभी मुख्यमंत्री को एक शब्द बोलने का मौका नहीं आया, गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री को बोलने का मौका नहीं आया। देखते रहे, तमाशा देखते रहे, खजाना लूटते रहे, कोयला लूटते रहे, रेत के घाट लूटते रहे, और लूटते लूटते सरकारी कर्मचारी किसी भी राज्य में जेल में नहीं रहा। छत्तीसगढ़ ऐसा उदाहरण है कि सरकार, IAS ऑफिसर सरकार के इशारों पे नाचते रहे और वो आज जेल के हवा खा रहे हैं। सर्वाधिक हम पिछले 5 सालों में जितने अधिकारी पूरे भारत देश में जेल लिए, उससे डबल, उससे तिबल, उससे चौगुना छत्तीसगढ़ के अधिकारी जेल गए, क्योंकि वो सरकार के इशारे पे नाचते थे। और आपने एक चीज पूछा, औ नहीं सही वो बदल के रही वो। मैं आपको बताया कि रक्षाबंधन की माता बहनों का इज्जत लूट लिया गया, शिक्षक दिवस की माता बहनों का इज्जत लूट गया। यही हमारा नारा था, किसानों का तकलीफ, युवाओं का तकलीफ, आदिवासियों का तकलीफ, महिलाओं का तकलीफ हम अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। ये नारे से सरकार बदल जाएगी, निश्चित बड़ी रथ यात्रा निकाल दी थी, निश्चित रूप से, इसलिए कि कहावत ही वास्तविक रूप में आता है। जब हम कोई बात करते हैं, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को कर दूंगा, मैं तेरे को खाना खिला दूंगा, मैं तेरे को यहाँ से भगा दूंगा, बात का डायलॉग से ही तो सब कुछ होता है। हमको पता था कि किसानों को इन्होंने जो बेवकूफ बनाया बोनस के नाम से, धान खरीदी के नाम से, आज हम उसको पार करके 3100 रुपये में किसानों का धान, एक एक दाना खरीद रहे हैं। हमने महातारी बंधन, माँ के सम्मान के लिए, बहन के सम्मान के लिए, जिनको इनकी सरकार बेइज्जत करी, हम उन्होंने उनके आत्मरक्षा के लिए, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उनको 1000 रुपया हर महीना दे रहे। और सरकार के ऊपर 650 करोड़ का भार आने के बावजूद भी हमारे चेहरे में कभी टेंशन नहीं दिखा। विष्णुदेव की सरकार में कोई टेंशन नहीं है, हंसते हंसते महातारियों का किस्त हर महीना हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं, और किसानों का धान खरीद, संपूर्ण धान खरीद करके हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा करने का अधिकार दिलाए हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि हम माताओं बहनों को 500 रुपया महीना देंगे, कहाँ दिए? उन्होंने माँ बहनों को बोला था हम गैस आपको 500 में दिए। उन्होंने कहा था युवा को हम पैसा देंगे, कहाँ दिया? तो हमारा नारा कहाँ गलत हुआ कि हम अब नहीं सहेबो, बदल के रहेबो, और हमने बदला है। और आने वाले समय में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से सफा करने की हमारी कार्रवाई जारी है, बहुत जल्दी उनको हम सफा कर देंगे। छत्तीसगढ़ जीत गए थे, उड़ीसा का चुनाव था, आपको प्रभारी बना दिया गया था उड़ीसा में, बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर लाद दी गई थी, बड़ी जिम्मेदारी थी उड़ीसा को जिताना, क्योंकि उड़ीसा में भाजपा कभी भी जीत नहीं पाई थी। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप निकले, आपको नहीं लगा कि ये जिम्मेदारी यहीं छोड़ दूं, शायद इस बार नहीं जीतेगा तो पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा, घड़ा, बाल्टी सब मेरे सर पे लाके फोड़ देंगे? देखिए, असली हीरो तो विष्णुदेव साय थे, मैं तो उनके साथ में था, सहयोगी के रूप में, उनका वाहन चालक के रूप में। चूंकि मैं उड़िया भाषा जानता हूँ, उड़ीसा के परिस्थिति को समझता हूँ, कहाँ पर किस नेता को ड्यूटी देना है, ये मेरा दायित्व था।
मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के 150 नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, कर्मठ नेताओं को ठीक ठीक जगह में उनका दायित्व दिया। बृजमोहन जी को दिए, प्रेम प्रकाश पांडेय जी को दिए, केदार कश्यप को दिए, हमारे अरुण साहू जी को दिए और विजय शर्मा जी को दिए। मैं तो आपको एक अच्छा बात बताना चाहता हूँ, बरगढ़ जिले में 3 विधानसभा हम कभी नहीं जीतते थे, भटली, बरगढ़ और हमारा बरपाली, कभी नहीं जीते थे, परंतु हमने तीनों में जीता। क्यों? कि विजय शर्मा जैसे कर्मठ योद्धा अपने दल बल के साथ वहां थे और उन्होंने दुश्मनों को ललकार के कहा कि मैं यहाँ बैठा हूं, आप मुझे लड़ो, और हम तीनों सीट भारी बहुमत से जीते। उसी प्रकार सुंदरगढ़ जिले में जसपुर से लगा हुआ है, विष्णुदेव साय का गांव के पास लगा हुआ है, आदिवासी अंचल है, जेलूरा वहां के सांसद लड़ रहे थे, दोनों चुनाव एक साथ हुआ, परंतु मोदी जी की गारंटी देने के लिए विष्णुदेव की सरकार उड़ीसा में खड़ी थी और डबल गारंटी हो गया। उड़ीसा वालों को लगा जिस तरह किसानों को 31 रुपया छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जिस तरह माता बहनों को 1000 रुपया छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो निश्चित ही विष्णुदेव की सरकार की गारंटी पे, मोदी जी की गारंटी पे उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने भारी भरकम बहुमत से 1947 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है। उसके पहले हम सरकार में थे, मिला जुला सरकार में थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जो बहुमत मिला है अभी चुनाव में मिला है। मैं उसके लिए उड़ीसा वासियों को, नेता को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, रेल मंत्री जी को और विष्णुदेव साय की सरकार और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा मेहनत उड़ीसा में करके ये दिखाया कि हम छत्तीसगढ़ जो जीते हैं उड़ीसा भी जीतेंगे। आखिरी सवाल है पर बहुत अहम सवाल है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है, आपके जीवन से जुड़ा सवाल है, इसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। आम लोगों की तरह भगवान को आप क्यों नहीं मानते हैं? रोज मंदिर जाना, रोज भगवान की पूजा करना, क्या स्थान है आपका जीवन में भगवान का? क्या लगता है क्यों इतना प्रिय है भगवान की? हर रोज आप जगन्नाथ मंदिर पहले जाते हैं, फिर बाद में कहीं और जाते हैं, क्या जुड़ाव है, क्या एहसास है, क्या वो फीलिंग्स है जो आपको भगवान के करीब लाते हैं? आम आदमी की तरह कभी कभी क्यों नहीं जाते मंदिर आप? देखिए, मेरा जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। मैं ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ। 10 एकड़ जमीन, मेरे पिताजी पंडिताई करके पूजा पाठ करते थे, शिक्षा दीक्षा करके मैंने रायपुर आया। मैं इनकम टैक्स का वकालत करता था, रिक्शा वालों की नेतागिरी करता हूँ, छोटे लोगों की नेतागिरी करके बड़े लोगों को सलाह देता था कि टैक्स कैसे बचता। मेरा परिस्थिति देखिए, दोनों जगह में बात करके एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता था और एक समर्पण भाव। जगन्नाथ जी उड़ीसा के होने के कारण, जन्मभूमि का कर्जदार होने के कारण जगन्नाथ जी पर अटूट आस्था और मुझे आज भी विश्वास है कि मैं जो जगन्नाथ जी को बोलूंगा वो काम को पूरा करते हैं। मैं जगन्नाथ जी से बात कर सकता हूँ, मैं दुख के समय उनसे अपनी समस्या शेयर कर सकता हूँ, खुशी के समय उनसे समस्या का शेयर कर सकता हूँ। मैं समर्पण कर दिया हूँ जगन्नाथ जी, आप जो चाहिए आप मुझे कराइए, मैं कैसे करके आपके मार्ग पे चल पाऊँ, आपके रास्ते पे चल पाऊँ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़ के, विश्व में कोई ऐसा भगवान नहीं है जो अपने सिंहासन छोड़ के जनता से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु अपना सिंहासन छोड़ के, अपने पत्नी को छोड़ के, अपने भाई बहनों के साथ रथ यात्रा में जनता से मिलने जाते हैं। जनता उनको आलिंगन करती है, सत्कार करती है, सेवा करती है, छू करके देखती है, आलिंगन करके देखती है। भगवान उस दिन स्वतंत्र रूप में रहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा दुनिया, इसलिए जगत के नाथ कहलाते हैं जगन्नाथ। तो मैं जब जानता हूं कि जगन्नाथ जी जो चाहे कलियुग यदि कोई साक्षात देवता है तो जगन्नाथ जी हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ का देन है। चाहे शिवरी नारायण की बात करें, चाहे देवभोग की बात करें कि देवभोग की चावल की बात करें, चाहे महानदी की बात करें, जहां जहां महानदी किनारे में हुआ है वहां जगन्नाथ संस्कृति का छाप छूटा हुआ है। मैं जगन्नाथ जी के साथ रह के उनका सेवा कर पाऊं,
नहीं तो प्रभु प्रभु व्यतीत होते, जगन्नाथ जी व्यतीत हो गए। मैं चुनाव जीता बसरा से चला जाता, 4 दिन नहीं आता, तो प्रभु का देख रेख कौन करता? उनको भारी चिंता था जगन्नाथ जी को, इसलिए उन्होंने माया करके उन्होंने बसना का टिकट काट दिया और रायपुर उत्तर का टिकट दिया, ताकि मेरा सेवक, मेरा कार्यकर्ता मेरे पास रहे, मेरा सेवा करते रहे। इसलिए मेरा परम कर्तव्य है कि मैं प्रतिदिन उनका नमन करूं, उनको प्रणाम करूं, उनको आशीर्वाद लूं, और आशीर्वाद लेके जाने के बाद मेरे को ऐसे लगता है कि 100 शेरों का ताकत मुझ में है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे करके मैं निकलता हूं और जनता धनाधन की सेवा करते हुए सब काम करने का प्रयास करता हूं। मैंने पहले ही बताया था, गद्दावर नेता है, इतने गद्दावर नेता है कि एक तरफ जनता है, एक तरफ भगवान है। जनता का भी भार है, भगवान का भी भार है। दोनों के यहाँ जाकर शीश को झुकाना है, नमन करना है। कहा जाता है, देखिए हमने अपने आंखों से भी देखा था कि उस समय भी किसी के साथ रोड पर खाना खा लेते थे, समोसा खा लेते थे। ये जुड़ाव ही मुझे लगता है कि उत्तर के विधानसभा का जीत का कारण था। ये एक अपनापन जो था, एक अभी बातों में इन्होंने बोला कि कोई जमीन में बैठा होता है तो मैं बैठ जाता हूँ। देखिए मैं साफ बात करता हूँ, सच बात करता हूँ, मैं कटु भी पूछता हूँ। मैंने पूछा भी कि क्या कुछ रहेगा, आपका महापौर बैठेगा कि नहीं। मैंने पूछा भी कि उड़ीसा की बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने वो हर सवाल पूछा जो मुझे लगा कि पूछना चाहिए। और मैं बता दूं कि गद्दावर नेता मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने कंधों का भार ले करके चले थे ये उड़ीसा जीतने, कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर चले थे उड़ीसा जीतने, कि उड़ीसा जीतेंगे, फतह करेंगे, और फतह करके आए, लौटे। अपना श्रेय कितने लोगों में बांटा, आपने सुना होगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव को दिया, गृह मंत्री विजय शर्मा को दिया, हर किसी का नाम लिया, प्रेम प्रकाश पांडे का भी नाम लिया। देखिए ऐसे नाम जो हम भूल जाते, वो नाम भी ये भूले नहीं, लिए कि ये लोग गए थे तो इनको श्रेय मिलना चाहिए। यही नेता होते हैं, यही नेता का कर्तव्य होता है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें भूला नहीं जाता, जो जनता है उन्हें भूला नहीं जाता। कह रही है कि जनता गद्दी पे बैठा है, ये सेवा करने के लिए बैठा है, ये सेवा करूंगा और तब तक सेवा करूंगा अंसारी जब तक मर नहीं जाता, तब तक सेवा करूंगा जब तक संगठन छोड़ नहीं देता, तब तक सेवा करूंगा जब तक जगन्नाथ भगवान महाप्रभु जगन्नाथ चाहेंगे, तब तक सेवा करूंगा। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देखा, महतारी बंधन का देखा होगा, किसान का देखा होगा, पर ये इंटरव्यू खास इसलिए है क्योंकि इस इंटरव्यू में प्रभु जगन्नाथ जी भी है, जो जग के नाथ है, वो जगन्नाथ है, ये कहा उन्होंने। तो देखिए कि किस तरीके से पुरेंद्र मिश्रा जी भगवान के प्रति और जनता के प्रति समर्पित है। ये सारी बातें करते रहेंगे हम, और फिर हम जुड़ेंगे। मैं बता दूं कि बहुत बार स्टूडियो बुलाऊंगा इनको, बहुत सारे तीखे सवाल भी पूछूंगा। जनता परेशान रहेगी तो बुला के पूछूंगा, घर जाके पूछूंगा, अगर ये नहीं आ पाएंगे तो, पर मैं पूछूंगा। छोटी से छोटी खबर दूंगा कि पुरेंद्र मिश्रा जी कहाँ है, कैसे और क्या काम कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी खबर बताऊंगा कि किसका शिलान्यास हो रहा है और किसका शिलान्यास नहीं हो रहा है। उत्तर को और कितना अच्छा बनाया जाएगा, कितना अच्छा चमकाया जाएगा भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से, सब मैं पूछूंगा और आपको सब दिखाऊंगा। तमाम छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए आप देखना ना भूलिए News 24।